आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का 18 अप्रैल 2016 का एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं, जिसमें हमने पहले 50 क्वेश्चन पिछले पार्ट में कवर किए थे। 51 क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे इस पार्ट में 100 तक। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर हमारा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय फिल्म उद्योग के सेलुलॉयड मैन का नाम बताएं जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। तो भारतीय फिल्म उद्योग के सेलुलॉयड मैन कौन है जिनकी मृत्यु हुई? कौन है? पी के, ऑप्शन नंबर बी, पी के नायर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण का मान कितना होता है? संपूरक कोण का योग मान होता है, संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर संपूरक कोण के मान कोणों का अनुपात दे रखा है, तो किस अनुपात में है? 13:5 18 के अनुपात में है। तो इसे 18 से भाग कर देंगे, 18 दाई 10, 10 आ गया। तो एक कोण का मान, एक यूनिट का मान है 10, एक यूनिट का मान 10 है। तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 13 और 5 में अंतर कितना है? 13 5 में अंतर है 8 का। तो एक यूनिट की मान 10 है, तो 8 यूनिट की मान हो जाएगी, 8 यूनिट का मान हो जाएगा 8 दाई 80। ऑप्शन नंबर 80 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, एल का अर्थ है गुणा, एम का अर्थ है प्लस, एन का अर्थ है माइनस, पी का अर्थ है प्लस। यहाँ पर पी का अर्थ जो है वो भाग है, पी का अर्थ डिवाइड है। हो तो एम 44, एम का अर्थ है प्लस 44 प्लस 64, एन का अर्थ है माइनस 60, पी का अर्थ है भाग 15, एल का अर्थ है गुणा 4। तो 60 को 15 से भाग डिवाइड करें, कितना आएगा? 4, 4 की 4 से गुणा करेंगे 16। तो इसे जोड़ लेंगे, 4 और 4 8, 6 4 10, 108 माइनस इधर कितना है 16। तो कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गए 2, 10 में से 1 गए 9, 92 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये प्लस दे रखा है ना, यहाँ पर पी का अर्थ प्लस, यहाँ पर पी का अर्थ डिवाइड है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। स्टेट ड्राइव मतलब क्रिकेट में जो स्टेट ड्राइव शॉट होता है उसके लेखक हैं सुनील गावस्कर, क्रिकेटर सुनील गावस्कर। ब्लड रिलेशन से, एक परिवार में 6 पीढ़ियां हैं, हालांकि परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। परिवार के सदस्यों के नाम हैं आदित्य, बावन, चारू, दीपा और वरुण। उन लोगों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां दी गई हैं। चारू एकमात्र अविवाहित संतान है जिसके दादा दादी का निधन हो गया है। दीपा विधवा है जो विधुर वरुण की पुत्री है। एक इसमें दे रखा है, चारू एकमात्र अविवाहित संतान है, यानी यहाँ पर हो गई चारू, ये अविवाहित है। इसके जो पिता हैं और उनके जो पिता हैं यानी दादा दादी, इनका निधन हो गया है। इस वाली पीढ़ी में कोई जिंदा नहीं बचा है, इनका हो गया निधन। फिर कह रहा है इसके दादा दादी का निधन हो गया। दीपा विधवा है, दीपा जो है वो दीपा विधवा है जो विधुर वरुण की पुत्री है, यानी विधुर है उसकी पुत्री है, विधुर की पुत्री दीपा। परिवार का कोई भी सदस्य दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री नहीं है। एक पीढ़ी में परिवार का अधिकतम एक ही सदस्य है। प्रत्येक दंपत्ति की केवल एक संतान है और प्रथम पीढ़ी में कोई भी भाई बहन नहीं है। प्रथम पीढ़ी में कोई भी भाई बहन नहीं है। तो इसे आप बना लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का।
टाइम लगेगा थोड़ा बनाने में, आप इसे बना लेना। इसके आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3, हाँ इसके आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 57। 56 ये है आपके, 55 है आपके पास सामने, ये 56 का क्वेश्चन ये है, यदि आदित्य चारू का पिता और 52 का पोता है तो परिवार में कितने संभावित संयोजन विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 56 ये है और क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि चारू के दादा जीवित होते तो वे निश्चित रूप से किस पीढ़ी के सदस्य होते। क्वेश्चन नंबर 57 ये है, इसे आप बना लेना। 3 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के और उसके 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी आम सुनहरे रंग के हैं, क्या कह रहा है, सभी आम सुनहरे रंग के हैं। और दूसरे में कह रहा है, दूसरे कथन में कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है, तो सभी आम सस्ते हैं, सभी आम सस्ते हैं, इसने तो कुछ कहा ही नहीं आम के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। आम के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं आया, सस्ते या महंगे। कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है, कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, तो यहाँ पर भी सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है और यहाँ पर भी कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमन साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये अर्जित हुआ, साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 सदस्य हैं, सुमन, साक्षी और मयंक। इसमें कह रहा है सुमन साक्षी से 5 गुना, यानी सुमन जो है वो साक्षी का 5 गुना, यानी इसे मान लो 3/5 भी है यहाँ पर, तो 3 के मल्टीपल के रूप में मानो, 3 का मल्टीपल होता है, इसे मान लो 9, ये 9 रुपये निवेश कर रही है, 9 यूनिट निवेश कर रही है, तो इसका 5 गुना 9 पंजे 45, ये 45 यूनिट निवेश कर रही है सुमन। फिर कह रहा है साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग, अगला क्वेश्चन है, सुमन साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये अर्जित हुआ, साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। तो 3 सदस्य हैं इसमें, सुमन, साक्षी, मयंक। तो इसे हम लास्ट से सोल्व करते हैं। साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है, साक्षी जो है वो मयंक के निवेश का, यानी मयंक अगर 10 यूनिट निवेश कर रहा है, 10 मान लो या 100 मान लो, जो आपको मानना है मान लो। यदि मयंक 10 यूनिट निवेश कर रहा है तो साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 यानी 10 का 3/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, यानी ये कितना कर रही है, 6 यूनिट निवेश, 6 यूनिट। तो कितनी आ गई, साक्षी 6 यूनिट निवेश कर रही है। और उस पहले में कह रहा है सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन जो है वो साक्षी से 5 गुना, यानी 6 पंजे, इसका 6 का 5 गुना हो जाएगा 30। फिर वो कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये अर्जित हुआ, यानी वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये अर्जित हुआ, यानी इनकी यूनिट को देख लो कितनी होगी, 10, 30 और 10 40 और 6 46, यानी 23,000 रुपये टोटल लाभ अर्जित हुआ। और इनकी यूनिट, इनका लाभ किस यूनिट में बचेगा, ये 30 यूनिट, ये 6 यूनिट, या 10 यूनिट, यानी 46 यूनिट, इनकी 46 यूनिट टोटल। पूछ रहा है साक्षी का भाग, साक्षी का यूनिट कितनी है, साक्षी की 6, तो 6 से गुणा कर देंगे इसका भाग निकालने के लिए। 23 से 2 बार जाएगा, 23 दूनी 46 और 2 से 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 3,000।
ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 3000। क्वेश्चन है, पी एक काम को x दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया और फिर क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें 6 के मल्टीपल में मान लें काम कितना है। तो हमने मान लिया काम है 90 काम है। तो 90 काम का 1/6 भाग को समाप्त कर लिया पी ने। 90 काम का 1/6 भाग कितना हो जाएगा, 1/6, 6 से कितने आ जाएगा 15 बार। तो 15 काम समाप्त कर लिया इसने। बचा काम कितना 75। 90 में से 15 गया, 75 काम बचा। तो क्यू 75 काम को क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त कर लिया, यानी 15 दिनों में इसने समाप्त कर लिया। तो कितना 15 पंजे 75। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। ये किसकी एफिशिएंसी है, क्यू की। क्यू की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं। पूरे काम का आधा भाग 45/8 दिनों में कर रहे हैं। तो पूरे काम का आधा भाग कितना हो जाएगा, 90 काम था, कितना काम आधा 45। 45 काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 45/8 दिनों में। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 45 से 45 कट जाएगा। तो एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी दोनों की 8, पी प्लस क्यू की 8 और क्यू की है 5। तो पी की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 3। पी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। 8 में से 5 जाएंगे, 8 में से 5 जाएंगे 3 आ जाएंगी पी की एफिशिएंसी। तो काम हमारा टोटल कितना है 90। पूछ रहा है ना वो पी एक काम को इस दिनों में कर सकता है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो पी एक्स दिनों में कर सकता है, पी कितने दिनों में करेगा। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई 90, मतलब काम हमारा आ गया 90। और पी की एफिशिएंसी कितनी है 3। 90/3, एक दिन में 3 काम कर लिया तो 90 काम कितने दिन में करेगा, 3 तिया 9, 30 दिन में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी आंसर हो जाएगा 30 दिन। मैंने एक निश्चित कोड भाषा में बैंड को $7 और नाइट को $4 परसेंटेज 8-9 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में डेप्ट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें डी कहाँ है, डी ये रहा। डी को लिखा जाता है हैज़। तो डी को लिखा जाता है हैज़। फिर है ई, ई है दूसरे नंबर पे बी ई। तो दूसरे नंबर पे क्या है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर उसी बी है आगे है डेप्ट में बी। तो बी कहाँ है, बी है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट में है 7। कौन सा है, हैज़। दो ऑप्शन में भी मिल रहे हैं ये दोनों। फिर है टी, टी को लिखा जाता है लास्ट में है टी 9, 7 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो लोकसभा की अध्यक्ष जब सुमित्रा महाजन थी तो कहाँ का प्रतिनिधित्व करती थी, इंदौर का। और इस समय कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ से आते हैं, ओम बिरला आते हैं कोटा के, राजस्थान के कोटा से आते हैं ओम बिरला। मयंक एक वस्तु की विक्रय कीमत दोगुनी कर देता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए विक्रय कीमत बढ़ाने से पहले। तो इसमें हम मान लेंगे पहले कुछ विक्रय मूल्य था उसका, विक्रय मूल्य मान लेंगे उसका 15 रुपये था, या कुछ भी मान लो, 3 मान लो, 3 के मल्टीपल में मान लो, 3 4 6 9 12। पहले विक्रय मूल्य था उसका 15, अब कितना हो गया, दुगना कर दिया विक्रय मूल्य, तो 30 कर दिया। तो लाभ उसका पहले 1 यूनिट में हो रहा था, अब हो रहा उसका लाभ 4 गुना। तो इसमें 3 जो ये 15 बड़ा है ये किसका मान है, 3 यूनिट का। 3 गुना हो गया ना, 3 यूनिट का मान है। तो हमें निकालना है 4 यूनिट का मान। 3 पंजे 15, 5 चौक 20, यानी उसका लाभ कितना है 20 रुपये। तो 20, अब विक्रय मूल्य 30 है, लाभ है 20, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 10 रुपये। तो उसका 10 रुपये क्रय मूल्य है, पहले 15 रुपये में बेच रहा था वो, अब 10 क्रय मूल्य 10 है, 15 में बेच रहा था, तो लाभ कितना का है 5 का। कितने के ऊपर, क्रय मूल्य है 10, 10 के ऊपर गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 5 ढाई 50, 50% आंसर आ जाएगा। इसमें आप कुछ भी मान लेते, 3 के मल्टीपल में मान लेते, चाहे 3 मान लेते यहाँ पे, चाहे 6 मान लेते, चाहे 9, चाहे 12, कुछ भी मान लेते, 3 के मल्टीपल में मान लेता, क्योंकि
लाभ उसका 1 से 4 गुना हो रहा ना, तो 3 का अंतर है, 3 के मल्टीपल में मानते तो 50% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? लियू यांग। ये चीन की सर्वप्रथम चीनी महिला थी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली। क्वेश्चन है, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो एक है शीला और एक है सालू। एक है शीला, एक है सुनीता। उसमें कह रहा है 9 वर्ष पहले, यानी यहाँ वर्तमान है तो वर्तमान से माइनस 9 वर्ष पहले। 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, यानी बड़ी छोटी की 1 थी तो बड़ी की थी 4। इसमें कह रहा है 12 वर्ष का अंतर था, तो 9 वर्ष पहले भी 12 वर्ष का ही अंतर होगा, चाहे 9 वर्ष बाद के हैं तो तब भी 12 वर्ष का अंतर होगा, क्योंकि वो आयु दोनों की समान ही तो बढ़ेगी। यदि आज वो 1 साल का है तो 4 वर्ष बाद भी तो दोनों की आयु बढ़ेगी। तो इन दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष पहले भी 12 वर्ष का ही होगा, लेकिन यहाँ यूनिट में कितने का अंतर है? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट वर्ष के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 4 वर्ष के। तो 1 यूनिट 4 वर्ष के बराबर, तो इसकी आयु हो जाएगी 4 चौक 16, और इसकी हो जाएगी 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 4 एकम 4। और ये 9 वर्ष पहले का अनुपात था उनका, तो इनमें 9 जोड़ने पड़ेंगे, तो इनकी आयु हो जाएगी इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी 4 में 9 जोड़ देंगे तो 4 9 4 13 वर्ष, और इसकी हो जाएगी 16 9 25 वर्ष। तो इनकी आयु हो जाएंगी 13 और 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सी। उस एक को चुने जो भिन्न है। ऑटो रिक्शा, कार, वैन, टैक्सी। यानी ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3, कार में 4, वैन में भी 4 और टैक्सी में भी 4 पहिए होते हैं। तो ऑटो रिक्शा इनमें अलग है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम निम्न में से किस स्थान पर दिया गया है? HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम इनमें से किस स्थान पर दिया गया है? कोपोहेगन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। गोवा कौन सा राज्य था? पुर्तगाली राज्य था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। अगला क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से मैचिंग युग्म चुनिए। तो इसे कैसे चुनेंगे? 3 का वर्ग 9 और 3 का घन 27। तो इसमें कैसे चुनेंगे? 4 9 का वर्ग 81 और 9 का घन हो जाएगा 729। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर, इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 का वर्ग 9 और 3 का घन 27, तो यहाँ पर 9 का वर्ग 81 और 9 का घन 729 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x² - 4x + 1 बराबर 0 है तो x की घात 3 + 1/x की घात 3 अपॉन x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x² - 4x + 1 बराबर 0 है। तो यहाँ से इसमें x से भाग दे देंगे सभी में, तो यहाँ x से भाग देंगे तो यहाँ x आ जाएगा, x कट जाएगा, माइनस यहाँ x कट जाएगा, जब x से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/x हो जाएगा, बराबर इधर x से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से x + 1/x, ये 4 उधर चला जाएगा, बराबर 4। तो ये हमारे पास मान आ गया, x + 1/x का मान 4 आ गया। यहाँ पर x + 1/x का मान 4 आ गया, तो इसी से अब सोल्व करेंगे हम। इसे मिटा देते हैं, फिर दोबारा सोल्व करते हैं। हमारे पास x + 1/x का मान 4 आ गया, प्लस 1/x का मान 4 आ गया। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है
एक्स की घात 3 प्लस 1/x³ बटे x² प्लस 1/x²। ये निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे जब हमारे पास x प्लस 1/x का मान 4 होता है, तो इसकी एक ट्रिक होती है x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए। तो x² प्लस 1/x² का मान हो जाता है, इसका वर्ग कर देते हैं, ये 4 है, 4 का वर्ग -2, तो कितना आ जाएगा? 4 का वर्ग 16 - 2 14। इसी तरीके से x की घात 3 प्लस 1/x³ की मान निकालने की ट्रिक होती है। x की घात 3 प्लस 1/x³ बराबर होता है, इसका घन कर देते हैं 4 का घन -3 कर देते हैं। तो यहाँ से 4 का घन आता है 64 और -3 चौक 12, तो ये कितना आ जाता है? 52 आ जाता है। x की घात 3 प्लस 1/x³ का मान 52 आ गया, और x² प्लस 1/x² का मान 14। तो बस इसे सॉल्व कर देते हैं, ऊपर रखते हैं 52, इसकी जगह x² प्लस 1/x² की जगह रखते हैं 52 और इसकी जगह रखते हैं 14। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26/7। रखेंगे 52/14, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से 26 बार, तो आंसर आ जाएगा 26/7। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का। अगला क्वेश्चन है, दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तिगुनी तथा तीसरी की दोगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेंगे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संख्याएं, 3 संख्या मान ली। और पहली दूसरी संख्या पहली की तिगुनी, यानी पहली संख्या है 2 मान लो, 2 पहली संख्या 2 है तो तिगुनी 6 है, और कह रहा है दूसरी संख्या पहली की तिगुनी तथा तीसरी की दोगुनी है। तीसरी की दोगुनी है यानी इसका आधा कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगी 3। अब कह रहा है यदि तीनों संख्याओं को 77 है, तो उन तीनों संख्याओं को 77, इन तीनों संख्याओं को औसत कितना आ जाएगा? 6 2 8 3 11, 11/3 इनका औसत 77, तो इसका औसत आ जाएगा, इनका जोड़ आ जाएगा 11, तो इनका औसत आ जाएगा 3 से भाग दे दो, तो इनका औसत आ जाएगा 11/3। अब सवाल में कह रहा है औसत 77, हमारा आ रहा है 11/3, तो 3 ना ऊपर ना नीचे ना लिख के ऊपर गुना हो जाएगा 3 से, नीचे लिखते तो ऊपर आता तब भी, यहाँ लिख लिया हमने। और हमसे निकलवा रहा है वो दूसरी संख्या कितनी है? 6, तो गुणा कर दो 6 से, तो 11 से काट लो, 11 सत्ते 77, और इसकी गुणा कर लो 7 या 21, 21 गुणा 6, 21 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। हमारा आंसर हो जाएगा 126, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्दों में से एक शब्द एक वर्ग है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित हैं। वर्ग समूह को पहचाने। नीलम, मणिक, पन्ना, रत्न। तो इसमें आंसर हो जाएगा रत्न, अलग हो जाएगा रत्न, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यदि डिलीशियस संबंधित है टेस्ट से, उसी प्रकार मेलोडियस संबंधित किससे है? तो मेलोडियस किससे संबंधित है? वॉइस से। क्वेश्चन है, मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। यानी 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 4 वर्ष में हो रही है 1200, और 7 वर्ष में हो रही है 1500। तो यहाँ पे वर्ष में कितना अंतर है? 3 वर्ष का। और यहाँ पर कितना अंतर है? 300 का। यहाँ पर कितना अंतर है? 3 वर्ष का। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 100 के, 100 रुपये के। तो वो पूछ रहा है हमसे
मूलधन की गणना करें तो मूलधन कितना होगा इसमें, तो यहाँ पर 1 वर्ष में 100 रुपये ब्याज हो रहा है, तो 7 वर्ष में 4 वर्ष में निकाल लो या 7 वर्ष से निकाल लो। अगर 7 वर्ष से निकालेंगे तो ब्याज हो जाएगा 700 रुपये। तो 1500 में से 700 घटा देंगे तो 800 आएगा मूलधन हमारा। और यहाँ पे 4 वर्ष से निकालेंगे तो 4 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 1 वर्ष में 100 रुपये, 4 वर्ष में 400 रुपये। तो यहाँ पर 1200 में से 400 घटा देंगे तो भी 800 आएगा ब्याज हमारा मूलधन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मूलधन 800 रुपये, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1.93 गुणा 19.3 माइनस 2.07 गुणा 20.7 बटे 19.3 माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बनेगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। तो आंसर यहाँ पर 4 आ जाएगा। आपसे ये सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली, तो बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली, बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली है। कार्बन डाइऑक्साइड अगला क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन दे रखा है, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कारण है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। सही विकल्प चुने, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो ए आर दोनों सही हैं, ए आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा उनका एलसीएम 1035 है। यदि उनमें से एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या, तो इसका एक बहुत बेहतरीन सूत्र है, इसमें लिखते हैं पहली एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। तो एलसीएम कितना है 1035 गुणा एचसीएफ कितना है 23 बराबर पहली संख्या है 207, दूसरी संख्या निकालनी है एक्स मान लो। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाता है, यही से काट लो, पहले काट लो 207 से, 207 है 7 पंजे 35, 2 पंजे 10 यानी 5 बार कट जाएगा ये। और 23 को 5 से गुणा कर लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। तो x बराबर 115 आ गया। पूछ रहा है तो x बटे 23 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी भाग कर दो 23 से, x बटे 23 आ जाएगा, 23 से भाग कर दो इसकी, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 5। पानी का घनत्व क्या है, तो पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व है 1000 किलो प्रति घन मीटर, 1000 किलो प्रति घन मीटर। अगला क्वेश्चन है देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था, ये किसने किया था, तिरुपुर कुमारन ने किया था। तिरुपुर कुमारन ने देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो किसके समय में किया गया था साम्राज्य के दौरान, होयसल साम्राज्य के दौरान चेन्नकेशवा मंदिर का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विवरणों में से सही विवरणों से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, एक से बनना है, एक से कैसे बनता है, एक से एक का वर्ग 1 होता है और एक का घन भी 1 होता है। तो 25 से 25 का वर्ग होता है 625। तो आंसर में है 625, हाँ आंसर में है 625, ऑप्शन नंबर सी, 1 का वर्ग 1, 25 का वर्ग 625।
स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 11:13 है। कैसे करेंगे? गर्ल और यहाँ पर आएंगे बॉय, तो इनका अनुपात कितना है? गर्ल का है 11 अनुपात 13। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात कितना होगा? तो पहले इनका मान निकाल लेंगे। इनका योग कितना है? 11, 13, 14 और सवाल में कितनी दे रहा है? 504। 504 को 14 से भाग देंगे। 504 को इनका जोड़ है 24, 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा इसका? काट लेते हैं। इसे काट लेते हैं 24 से। 24 से कितनी बार जाएगा? 24 दूनी 48, बचे कितने? 2, 24 एकन 24, 21 बार जाएगा। 21 की गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा? 21 की 11 से गुणा करेंगे। 11 एकन 11, 1, 11 दूनी 22 और 2, 11 एकन 11, 1, 11 दूनी 22 और 1, 23, 231। और फिर 13 की गुणा 21 से करेंगे, कितना आएगा? 13 एकन 13, 3, 13 दूनी 26 और 1, 27, 273। तो क्या कह रहा है वो? इसमें 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, यानी इसमें 12 जोड़ दो। लड़की 231 थी, 12 और जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी? 243 लड़कियां हो जाएंगी। तो किसका पूछ रहा है? 243 हो जाएंगी। 243 बटे 273 का अनुपात पूछ रहा है। तो कितना अनुपात हो जाएगा? 3 से काट लेंगे। 3 से काट लेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, 3 नम 27, 3 एकन 3, 81 बटे 91। लड़कियों का 81 बटे 91, ऑप्शन नंबर सी है। ये रहा 81 बटे 91, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है हवाई अड्डा? कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग खून का शुद्धिकरण करता है? कौन करता है? गुर्दे करते हैं खून का शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक हैं चेतन भगत। क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस, तो इसमें देखेंगे 15, तो इसमें देखेंगे 15 प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा 16, गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग 16, और फिर कह रहा है प्लस का अर्थ है, फिर कह रहा है भाग का अर्थ है माइनस 15। तो 16 से 16 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की गुणा 15 से होगी, 15 एकन 15 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है नेत्रानी द्वीप। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड है। तो इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर है 2x², गुणनखंड कैसे होंगे? 5 को 2 दूनी 4, 4 एकन 4, तो माइनस 4x माइनस x प्लस 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ से ले लेंगे कॉमन
-1, यहाँ पर आ जाएगा x-2, चिन्ह बदल जाएगा यहाँ से, x-2 आ जाएगा, लिखा नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, x-2 है यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा 24 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा x-2 गुणनखंड हो जाएगा 1। दूसरा गुणनखंड जो है 24 -1 है, ये 23 2x-1 है, तो x बराबर 1/2 बनना है, लेकिन ये गुणनखंड सही है ये वाला, x बराबर 2, x-2, ये हमारा आंसर हो जाएगा x-2। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो मोलस्क परिवार से कौन सा जीव संबंधित है? घोंघा। अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। आर सही, आर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ओ प्राप्त करता नहीं है, ओ किसी को भी दे सकता है। ओ प्रकार के रक्त में एंटीजन नहीं होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और यहाँ पे तीनों कोणों का योग अनुपात में कितना दे रखा है? 7 3 10 2 12, तो इसे 12 से काटेंगे, ये 15 बार कट जाएगा, 15 आ जाएगा, एक यूनिट का मान 15 आ जाएगा, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 3 यूनिट का 45, और 7 यूनिट का 15 सत्ते 105। तो इसमें कह रहा है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का कितना हो जाएगा? 135 का सबसे छोटे कोण से अनुपात, यानी सबसे छोटा कोण से कौन सा है? 30, तो इनको काट लेंगे, 5 से काटेंगे या 15 से काट लेंगे, 15 तिया 15 दूनी 30, 15 नम्मा 135, 9:2 आंसर आ जाएगा, 9:2, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जयपुर को, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है ना, पिंक सिटी गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? तो यहाँ पर कह रहा है अंकित कीमत पर 40% की छूट, यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि उसका मार्क प्राइस 5 रुपये है, 2 रुपये की छूट दे रहा तो 3 रुपये में बेच रहा है। फिर कह रहा है वो 3 रुपये में बेचने के बाद भी एक जैकेट 20% लाभ पर, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 20% के लाभ पर, यानी 6 रुपये में बिक रही, उसका MRP हो गया 5 रुपये, यानी 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये बिक रही, जब तो 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका निकाल दो, इसका अनुपात से सोल्व कर दो, यहाँ से 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, 3 है यहाँ भी 3 आएगा, तो 6 पंजे 30 गुणा हो जाएगी, 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो ये इसका आ जाएगा CP, ये आ जाएगा SP, और ये आ जाएगा मार्क प्राइज। ये मार्क प्राइज हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित कीमत यानी 30 रुपये अंकित करी थी उसने कीमत, 30 रुपये बेचा तो लाभ प्रतिशत, यानी CP पर लाभ निकालते हैं तो CP कितना है? 15, यानी लाभ कितना का हो रहा है? 15 का। CP कितना है? 15 गुणा 100% के लिए 15 से 15 कर गया, आंसर कितना आ गया? 100%, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस 18 अप्रैल 2016 के पेपर का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हमने पहले बना दिया था, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन है। आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं।